हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसी के अंडर एंड हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वे एंड टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन जो हम सर्वे प्रोसीजर्स में करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में पूछा जाता है। सर्वे जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, जिस तरीके से हम एग्जामिनेशन करते हैं उस पर पूछा जाता है। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Reliability and validity of data. In this, the training and calibrating of examiners. In epidemiological survey, it is essential that participating examiners are trained to make the consistent results. यहाँ पे क्या होता है, सर्वे में जो भी एग्जामिनर्स पार्ट कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन to ensure uniform interpretation, understanding and application by all examiner. हम लोग पहले ट्रेनिंग देते हैं फिर कैलिब्रेट करते हैं उनको, तो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। क्यों किया जाता है कैलिब्रेशन? सो दैट वी कैन एंश्योर द यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन है वो हमारी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट शुड बी अपॉइंटेड टू एक्ट एज अ वैलिडेटर। तो ये पूछा जाता है कि सर्वे टीम में वैलिडेटर कौन होता है, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले कैलिब्रेटर जो रहता है दे शुड एग्जामिन 25 सब्जेक्ट्स हु विल बी एग्जामिन्ड बाय ईच मेंबर ऑफ सर्वे टीम। जो सर्वे टीम जो रहती है उसके हर मेंबर्स के द्वारा 25 सब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनको एग्ज़ामिन किया जाता है, और कैलिब्रेटर भी 25 सब्जेक्ट को एग्ज़ामिन करता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है 2 डेज़ के लिए, देन फर्दर 2 to 3 डेज़ रिक्वायर फॉर कैलिब्रेशन। ठीक है, तो हम ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि पहले जैसे इंडियन आइडल में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना सीख कर आ रहे हैं, बाद में उनको फर्दर वहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पे कैलिब्रेट किया जाता है, और ज़्यादा वहाँ पे जो उनके गाइड्स रहते हैं वो उनको और ज़्यादा ट्रेन करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो दोनों ट्रेनिंग और कैलिब्रेशन दोनों डिफरेंट वर्ड है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। एंड इंटरवल ऑफ फ्यू डेज डिज़ायरेबल बिटवीन ट्रेनिंग एंड कैलिब्रेशन, दोनों के बीच में इंटरवल रहता है विच अलाउ द टाइम टू असमुलेट द नॉलेज ऑफ इंडाइसिस एंड प्रैक्टिस द प्रोसीजर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों दिया जाता है टाइम का? ताकि नॉलेज को एसिमुलेट किया जा सके और वही चीज़ पे प्रैक्टिस की जा सके। तो हर एग्जामिनर जो होता है फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन 10 सब्जेक्ट। ठीक है, पहले 10 सब्जेक्ट पे उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन एवरी एग्जामिनर इंडिपेंडेंटली एग्जामिन 20 सब्जेक्ट। उसी ग्रुप में पहले वो 10 सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर 20 पे, फिर कंपेयर करेंगे हम लोग फाइंडिंग्स विद अदर एग्जामिनर्स, दूसरे एग्जामिनर्स के साथ में हम कंपेयर करेंगे। इफ़ ग्रुप डिस्क्रिपेंसीज अकर, जब अगर लगता है कि हमारे रिज़ल्ट जो दोनों के हैं, एग्जामिनर जो हम लोगों ने कंपेयर कर रहे हैं उनके अगर हमें रिज़ल्ट में थोड़ा चेंजेस दिखता है तो हम उसे री एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड देन रिजॉल्व बाय द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन से हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये तो था हमारे जब मल्टीपल एग्जामिनर वर्क कर रहे हैं, तो पहले 10 फिर 20। ठीक है, लेकिन अगर एक ही एग्जामिनर हैं तो पहले वो प्रैक्टिस करेगा 10 सब्जेक्ट पे, देन ऑन 25 सब्जेक्ट्स ट्वाइस ऑन सक्सेसिव डेज। मिनिमम गैप बिटवीन द एग्जामिनेशन इज़ 30 मिनट्स। तो पहले दिन 10 सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद 25 सब्जेक्ट्स पे 2 बार करेगा, अगले 2 दिन तक लगातार। तो इनके बीच का जो गैप रहेगा वो 30 मिनट्स का गैप रहेगा, एग्जामिनेशन के बीच का जो गैप। डुप्लीकेट एग्जामिनेशन में क्या रहता है, ईच एग्जामिनर टू परफॉर्म डुप्लीकेट एग्जामिनेशन ऑन 5 to 10 सब्जेक्ट्स। तो हर एग्जामिनर को 5 to 10% सब्जेक्ट के ऊपर डुप्लीकेट एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इट शुड कंडक्टेड एट द, चाहे तो वो स्टार्ट ऑफ द सर्वे के टाइम रहे या हाफ ऑफ द वे में रहे या एंड ऑफ द सर्वे पे रहे, मतलब इतने % सब्जेक्ट पे तो उनको
एग्जामिनेशन करना ही है, ठीक है। अब स्टार्ट के टाइम पे या तो वो इमीडिएटली आफ्टर कैलिब्रेशन करे, या वो बीच में करे, या वो एंड ऑफ द सर्वे करे, मतलब वो 5 to 10% पे उसको प्रैक्टिस लेनी ही है डुप्लीकेट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो बार बार ये चीज़ करवाने से क्या मतलब रहता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, जो बार बार हम जो रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, जो हमारा सर्वे से जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उनको हम रिप्रोड्यूस कर सकें। मोर रिलायबल वे ऑफ असेसिंग द एग्रीमेंट बिटवीन एग्जामिनर इज़ कप्पा स्टैटिस्टिक्स। तो ये एग्जामिनर के बीच में जो एग्रीमेंट रहता है उसका सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है वो कप्पा स्टैटिस्टिक्स है। तो ये वैल्यूज़ हैं उनकी कप्पा स्टैटिस्टिक्स की, उसी के हिसाब से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीमेंट देते हैं। इफ़ लेस देन 0.20 देन पुअर, देन 0.21 to 0.40 इज़ फेयर, एंड देन 0.41 to 0.60 इज़ मॉडरेट, then 0.61 to 0.80 is good, and if 0.81 to 1 and then it is very good, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है एग्जामिनर के बीच में, ठीक है, किसके, एग्जामिनर के बीच में, जो हम लोग जो रिकॉर्डिंग से बार बार जो चेक करें उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसे हम लोग कप्पा स्टैटिस्टिक्स से देते हैं, जो इनकी ये वैल्यूज़ हैं जो कि वाइवा में कई बार पूछी जाती हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है रिलायबिलिटी। हम कब कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम रिज़ल्ट हम जो देख रहे हैं वो रिलायबल है। सपोज़ कीजिए एक वेट मशीन है, हम लोगों ने एक बार किसी वेट मशीन से कोई चीज़ मेजर की एक दिन, ठीक है, तो वो रिपीटेड रिज़ल्ट देना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हमने मेजर किया और वो 30 kg की है, ठीक है, तो अगर हम उसको 2-3 डेज़ के बाद में वापस मेजर करते हैं तो वो वापस 30 kg की ही होना चाहिए, तब वो चीज़ रिलायबल है। मतलब क्या, जो वेइंग मशीन है हमारी, तब वो रिलायबल मानी जाएगी। तो रिलायबिलिटी इज़ अ सिनोनिमस विद द रिपीटेबिलिटी और द स्टेबिलिटी, ठीक है। जब हम रिपीट करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट जो होने चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट रिज़ल्ट होना चाहिए ओवर टाइम, ठीक है। जब हम टाइम देता है तो वो मेजरमेंट हमारा कंसिस्टेंट रिजल्ट देना चाहिए, देन इट इज़ सेड टू बी रिलायबल, ठीक है। चाहे तो वो इंटर एग्जामिनर या इंट्रा एग्जामिनर रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों ना हो। इंटर एग्जामिनर मतलब अलग अलग लोग चेक करें तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। सेम एग्जामिनर अगर चेक करे अलग अलग टाइम पे तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर जब मेजरमेंट में रैंडम एरर आए देन इट लैक्स रिलायबिलिटी। सपोज़ कीजिए अगर वेइंग मशीन में एक बार हमने चेक किया और उसका 30 kg वेट आ गया, लेकिन अगले दिन हमने दिया तो उसका 25 ही आया, ठीक है। अगले दिन जब हमने वेइंग मशीन से चेक करा तो उसका 25 ही आया। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये वेइंग मशीन है वो ख़राब है, कंसिस्टेंट रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो वो हमारा रैंडम एरर कर सकती है, तो वो रिलायबल नहीं कही जाएगी। तो रिलायबिलिटी का सिंपल सा है रिपीटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। अब जो रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या हैं, टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो ये वाली जो चारों रिलायबिलिटी है इनके बारे में भी पूछा जाता है वाइवा में। तो सबसे पहला है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ वन टाइम ऑफ अनदर, कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑब्टेन 1 and after 6 months of the same set of respondent। हमने क्या किया, एक क्वेश्चनियर दिया हमने 1 month के बीच में एक हमने दे दिया क्वेश्चनियर, ठीक है, उनका जो स्कोर रहा और हमने आफ्टर 6 months जो दिया उनका जो स्कोर था, उन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन देखते हैं। तो दोनों के टाइम पे हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर मिलते हैं तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी रहती है। उसके बाद एक और जो रिलायबिलिटी रहती है वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी रहती है। यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्म हमने दिया, ठीक है, एक फॉर्म सपोज़ कीजिए ए हमने दे दिया और दूसरा फॉर्म जो दिया हमने, एक फॉर्म हमने दिया और दूसरा फॉर्म जो दिया हमने क्या किया, उन दोनों सेट्स को हमने 2 कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर किया। व्हेन एक में तो हमने जो क्वेश्चन के जो सीक्वेंस थे वो ऐसे रख दिए, सपोज़ कीजिए ऊपर 1 2 3 4, और इसमें हमने क्या किया, उसके सीक्वेंस थोड़े चेंज कर दिए। फॉर्म ए में हमने जो सेट ऑफ मेजर दिया वो उसमें दे दिया सपोज़ कीजिए, और बी में हमने क्या किया, उनके सीक्वेंस जो थे क्वेश्चन के
चेंज कर दिया। तो ये पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। चाहे तो वो हमने ये फॉर्म पहले दे दिया, उसी के हाफ एन आवर के बाद हमने ये दे दिया उस सेम डे में, फिर हमने दोनों के स्कोर को कंपेयर किया, तो वो हमारी जो रिलायबिलिटी मिली वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम टाइम डिफरेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक दिन ये वाला फॉर्म दिया, अगले दिन हमने ये वाला फॉर्म दे दिया, क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस चेंज करके, और फिर हम लोगों ने दोनों के अंदर कंपैरिजन किया, तो वो हमारी हो गई पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होती है, इसमें क्या रहता है, एक क्वेश्चनेयर रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, डिफरेंट पीपल होते हैं, मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ को अलग अलग लोग एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को अलग अलग लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चनेयर है, इसको जैसे सपोज़ कीजिए मैंने एग्जामिन किया, दूसरे एग्जामिनर ने एग्जामिन किया, फिर तीसरे एग्जामिनर ने एग्जामिन किया, चौथे ने एग्जामिन किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहलाएगी। रेटर मतलब रेटिंग करने वाला या फिर रिसर्चर या एग्जामिनर। अब नेक्स्ट जो रिलायबिलिटी होती है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी वाली रिलायबिलिटी होती है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग को रिलेशन को देखते हैं बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट। ये एक हमारा क्वेश्चनेयर है, अब इसमें हमारे ये मल्टीपल आइटम्स है। सपोज़ कीजिए हम बिहेवियर को लेके टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर के लिए ही हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हमने 5 क्वेश्चन सपोज़ कीजिए हमने बिहेवियर के लिए बना दिए, ठीक है। अब हमको इनको हर आइटम को हमको मेजर करके देखना है, क्या सारे आइटम बिहेवियर के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे बिहेवियर हो गया सपोज़ कीजिए। उसके लिए हमने मल्टीपल आइटम सेट कर दिए, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि असेस द कोरिलेशन बिटवीन द मल्टीपल आइटम्स, कि जितने भी हमारे मल्टीपल आइटम्स हैं टेस्ट में, वेयर ऑल द टेस्ट आइटम्स आर इंडेंटेड टू मेजर द सेम वेरिएबल, क्या ये सारी चीज़ें एक सेम वेरिएबल को मेजर कर रही हैं, मतलब कि बिहेवियर को मेजर करनी है। तो हमारा सबसे पहला टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, सेकेंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, थर्ड इज़ इंटर रेटर रिलायबिलिटी एंड फोर्थ इज़ इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब जो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी है ये भी और डिफरेंट टाइप की है, ये भी वाइवा में कई बार पूछा जाता है। तो 2 तरीके की होती हैं ये, इंटेरिटम कंसिस्टेंसी एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट आंसर टू ऑल द आइटम्स इन द मेजर, मतलब जो हमारा आंसर जो जिसके लिए हमें रेस्पोंडेंट ने आंसर दिया है उसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करते हैं हर आइटम के लिए, ठीक है। और इसके लिए हम क्रॉनबेक्स कोफिशिएंट अल्फा यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल स्केल आइटम के लिए, एंड कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला जो रहता है वो डाइकोटोमस आइटम के लिए रहता है, ठीक है। वो इंटरिटम कंसिस्टेंसी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। सपोज़ कीजिए हमारा एक क्वेश्चनेयर है, ठीक है, हमने पहले उसको पॉपुलेशन को हमने दे दिया, हमने उनके स्कोर हमने यहाँ पे चेक कर ले लिए, तो उसका हम सपोज़ कीजिए अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो निकला हमारा R निकला। अब हमने क्या किया, उन्हीं क्वेश्चनेयर को 2 में डिवाइड कर लिया। सपोज़ कीजिए कि अगर ये 100 क्वेश्चंस हमने या 100 या 10 क्वेश्चंस हमने दिए, तो हमने बाद में क्या कर दिया, उसको 5 क्वेश्चन इसमें दे दिए, 5 क्वेश्चन हमने इसमें दे दिए, और दोनों का हमने R1 और R2 दोनों को हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोरिलेशन बिटवीन Q1 और Q2 को फिर हमने देखा, वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट। तो हमारी अभी तक की जो रिलायबिलिटी हैं टाइप्स क्या थी, टेस्ट रीटेस्ट हो गई, मतलब कि एक को हमने 1 मंथ के लिए दिया, उसी सेम रेस्पोंडेंट को 6 मंथ के लिए। पैरेलल फॉर्म में रिलायबिलिटी में वही सेम पॉपुलेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे सीक्वेंस बदल दिया है क्वेश्चनेयर का। इंटररेटेड में एक ही क्वेश्चनेयर को अलग अलग एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या रह रहा है, हम एक वेरिएबल को जो है उनके मल्टीपल आइटम्स की कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट आंसर टू ऑल आइटम्स इन द मेजर, ठीक है। तो जितने भी आइटम्स हैं मेजर में वो उन आंसर्स
कि हम कंसिस्टेंसी देखते हैं जो कि क्रॉनबैक्स कोफिशिएंट और कुदर रिचर्डसन फॉर्मूला है। स्प्लिट हाफ में हमने उनको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया और उनको फिर कोरिलेशन हमने उनका देखा। नेक्स्ट आते हैं अब हम वैलिडिटी। वैलिडिटी जो ये सारा जो था वो रिलायबिलिटी था। रिलायबिलिटी मतलब कि हमारा कंसिस्टेंट रिज़ल्ट जो हम देख रहे हैं वो कितना रिज़ल्ट हमें कंसिस्टेंट या जो है रिपीटेबिलिटी करने के बावजूद भी हमें वो सेम रिज़ल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन रहता है वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी एक्यूरेसी और ट्रुथफुलनेस। ठीक है, इट रेफर्स टू एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली जो है वो मेजर हमें करके दे रहा है। एंड इट शुड मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, वो वही मेजर करना चाहिए जो हम उससे मेजर करवाना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए हम लोग मिरर में अगर अपना फेस देखते हैं तो हम सेम अपने आप को देखते हैं, मतलब एक्यूरेट देखते हैं कि हाँ हम ही हैं वो। ठीक है, तो ये वैलिडिटी वाला एक हो गया। अब वैलिडिटी के टाइप्स क्या रहते हैं? फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी जो रहता है इसमें क्या रहता है? फेस वैलिडिटी तो refer to degree to which questionnaire appears to be measuring. It refers to degree to which questionnaire appears to measure. जब हम किसी भी questionnaire को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें सेम चीज़ अपीयर करना चाहिए जो भी वो मेजर करना चाहता है। तो सबसे पहला है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड से हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या जो हम जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं तो वो जो भी पॉपुलेशन है वो उसका आंसर सही से दे पा रही है या नहीं। ठीक है, तो हम अपीयरेंस से देख रहे हैं यहाँ पे। बाइलिंगुअल मेथड से कई बार हम चेक करते हैं, उस जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं रीजनल लैंग्वेज में। देखिए यहाँ मिरर है तो ये पीछे का बैक साइड सेम हमको दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, तो ये फेस वैलिडिटी हो गया। कंटेंट वैलिडिटी क्या रहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड द कंटेंट। अब क्या हुआ, अब हम किसी भी क्वेश्चनेयर का कंटेंट हम चाहते हैं, देखते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या जिस चीज़ को हम जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्या ये जो हमारा कंटेंट है ये पूरे होल एरिया ऑफ रिसर्च को कवर कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और क्वेश्चनेयर जो रहता है हमारा उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो होता है कंटेंट वैलिडिटी। देन आते हैं अब हम क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या रहता है? क्राइटेरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे वो इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर सही है या नहीं है। ठीक है, तो रेस्पॉन्स ऑन क्वेश्चनेयर बीइंग डेवलप्ड आर चेक्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल क्राइटेरिया और गोल्ड स्टैंडर्ड। सपोज़ कीजिए कि टेस्ट ए हमने किसी स्टूडेंट को दिया और टेस्ट बी जो है वो स्टैंडर्ड या गोल्ड क्राइटेरिया वाला क्वेश्चनर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि किसी को हमने क्वेश्चनर खुद बना कर दिया है और एक क्वेश्चनर जो है जो WHO वगैरह की जो रेटिंग स्केल है वो उसके हिसाब से जो है वो हम दोनों ने ये हम लोगों ने ये टेस्ट दे दिया। तो टेस्ट ए ने भी जो हमें स्कोर दिए, टेस्ट बी ने भी हमको स्कोर दिए। तो हमने जब दोनों के बीच का कोरिलेशन निकाला तो इसमें हाई कोरिलेशन था कम और इसमें लो कोरिलेशन था। तो जिसमें हाई कोरिलेशन है तो वो वैलिड है, जिनमें नहीं है वो इनवैलिड है। अब क्राइटेरियन कैपेसिटी जो होती वैलिडिटी जो रहती है वो कॉन्करेंट वैलिडिटी है। तो इसमें क्या रहता है? स्कोर्स आर हाउ मच वैलिड टू अवेलेबल स्कोर। जब हम टेस्ट ए और टेस्ट बी के बीच में स्कोर्स को कंपेयर करते हैं तो वो हमें बताना चाहिए कि कितने वैलिड स्कोर हमें मिले हैं, चाहे तो हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्ट वाले क्वेश्चनर से मिले हैं या गोल्ड स्टैंडर्ड से मिले हैं। उस हिसाब से हम लोग क्राइटेरिया पे बेस्ड हम देखते हैं। फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी का ही एक और टाइप होता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो इसमें क्या रहता है? प्रिडिक्शन हम करते हैं द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स ऑफ मेजर, जो हमारा स्कोर है जिसको हमने जो क्वेश्चनर बनाया है और एक ऑलरेडी क्राइटेरिया फिक्स्ड है स्कोर का, उसे इन फ्यूचर के अंदर जो होने वाली चीज़ है वो प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो इनके दोनों के एग्जाम्पल अगर हम क्राइटेरियन वैलिडिटी का देखते हैं
तो ये एक कंकरेंट वैलिडिटी एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। तो कंकरेंट में हमने क्या किया, मेजर किया IQ लेवल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो यहाँ मेल्स का और फीमेल्स का दोनों का हम IQ लेवल चेक कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में से हायर किसका है, फीमेल्स का है या मेल्स का है। वो तो हमारा कंकरेंट वैलिडिटी हो गया। लेकिन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या हुआ, जब हमने इनके IQ लेवल को देखा तो हमें ये प्रिडिक्ट होना चाहिए कि सक्सेस कितनी मिलेगी इनको फ्यूचर में। ठीक है, प्रिडिक्शन, फ्यूचर के लिए हमने प्रिडिक्शन लगाया। अगर इनका IQ लेवल हाई है तो इनको क्या सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ जो थी क्राइटेरियन वैलिडिटी। लास्ट वाली जो वैलिडिटी होती है वो होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो रहती है ना, ये इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन रेटिंग के थ्रू हम इनको मेजर करते हैं, उनके लिए हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, उन क्वेश्चनर्स के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रहते हैं। तो इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द न्यू क्वेश्चनर कन्फर्म्स टू एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और हाइपोथेसिस कंसर्निंग द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड। जो भी हम मेजर कर रहे हैं उनका स्कोर प्लस जो न्यू क्वेश्चनर जो है वो कंफर्म करता है हमारा एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और हाइपोथेसिस को, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो ये दो तरीके की रहती हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब कन्वर्जेंट वैलिडिटी में क्या होता है, कोरिलेशन लेते हैं हम आइटम्स का उसकी खुद की स्केल पे, जो हमने खुद की स्केल बनाई है उन्हीं में हम कोरिलेशन देखते हैं। यहाँ पे हम कोरिलेशन देखते हैं आइटम का विद एनी अदर स्केल और दूसरी जो स्केल्स रहती हैं उनके साथ में। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। और ये वाली जो रहती हैं ये इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए रहती है, उनके क्वेश्चनर को चेक करने के लिए रहती है। ये थे हमारे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आई होप आपको इनमें डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो रहता है हमारा इम्प्लीमेंटिंग सर्वे, जो WHO फॉर्म की जो दोनों वीडियोस हमने अपलोड की हैं, जब हम उन के लिए जब सर्वे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या रहता है, तो जनरल पॉपुलेशन के लिए क्या रहता है, हमें जहाँ पे भी ये सर्वे कंडक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे हमें कांटेक्ट करना है पर्सन्स इन अथॉरिटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन से एडवांस में उनसे मिलना है, एक लॉग बुक रेडी रखनी है, ठीक है, लोकेशन of each day of examination, number of persons, information about the survey site, ये सब चीज़ हमें लॉग बुक में लिखना है। पायलट स्टडी हमें वहाँ पे कंडक्ट करनी है जो कि हमारा प्रेशियस टाइम और डिफ़िकल्टीज़ वगैरह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, सो दैट वी कैन मॉडिफाई द एक्चुअल सर्वे। देन सोर्स ऑफ फ्लोराइड लेवल हमें पहले ही ड्रिंकिंग वाटर का कलेक्ट कर लेना है और एनालिसिस के लिए भेज देना है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन सर्वे का हमने जनरल पॉपुलेशन पे हमें क्या करना है। अब हमें पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे क्या करना है, तो रिकॉर्डिंग क्लर्क होना चाहिए, ठीक है। जो भी एग्जामिनर है दे शुड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट द रिकॉर्डिंग द डेटा ऑन असेसमेंट फॉर्म। क्लर्क शुड प्रैक्टिस बिफोर सर्वे बिगिन। तो ये जो रिकॉर्डिंग क्लर्क है इसको प्रैक्टिस कर लेना है, जो WHO सर्वे हम बोलते जाएंगे और इनको लिखने का एक बार प्रैक्टिस करना है। फिर एक ऑर्गेनाइजिंग क्लर्क रहता है, ही शुड मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ सब्जेक्ट, जो भी हमारा कांस्टेंट फ्लो है सब्जेक्ट का उनको मेंटेन करना है। जनरल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एंटर करना है, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस चेक करना है, एंड स्टेराइल इंफॉर्मेशन दे सप्लाई मिले हमें, ये इंश्योर करना है। तो एक रिकॉर्डिंग क्लर्क रहता है, एक ऑर्गेनाइजिंग क्लर्क होता है। देन डेली रिव्यू असेसमेंट फॉर्म, ठीक है, एवरी एग्जामिनर रिव्यू ईच डेज असेसमेंट फॉर्म, ठीक है, ऑफ सेम डे, ताकि हमें पता लगे कि कंप्लीट हुआ है या नहीं फॉर्म और क्या एक्यूरेसी है हमारी रिकॉर्डिंग की। तो ये पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे हमें देखना है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाइज क्या रहती हैं ओरल एग्जामिनेशन के लिए, माउथ मिरर, CPI प्रोब, सेवरल पेयर्स ऑफ ट्वीजर्स, कंटेनर्स एंड कंसनट्रेटेड डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशंस, रबर ग्लव्स, वॉश बेसिन for either water or soap, और cloth or paper hand towels, gauze, then 30 mouth mirror, 30 periodontal probe per examiner के साथ में होना चाहिए। Then used instrument should be placed in disinfectant solution, washed and drained well before sterilization. Then infection control हमें वहाँ पे बहुत important है। In survey procedures, mouth mirror probes, disposal mask, gloves, wearing protective glasses. If
autoclave is not present, then domestic pressure cookers और pots can be used. ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन एरिया कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन एंड कैरिड आउटसाइड, कैन बी कैरिड आउटसाइड. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर क्लासरूम चाहिए या कोई बिल्डिंग चाहिए, आउटसाइड भी कर सकते हैं. पोजीशन कैसी होनी चाहिए? एग्जामिनेशन पोजीशन जो रहनी चाहिए, सब्जेक्ट सीटेड इन ऑन अ चेयर विथ हाईएस्ट बैकरेस्ट, हाईएस्ट बैकरेस्ट होना चाहिए एंड विथ एग्जामिनर स्टैंडिंग बिहाइंड और फ्रंट ऑफ द चेयर, या तो वो पीछे खड़ा हो या उसके फ्रंट में खड़ा हो चेयर के. लाइट वेट पोर्टेबल लाइट होनी चाहिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो नेचुरल लाइट्स भी हो सकती हैं. टेबल और प्लेटफॉर्म, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और बेसिन्स भी होना चाहिए. टेबल और प्लेटफॉर्म ताकि वो होल्ड कर सकें. सीटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग क्लर्क, जो रिकॉर्ड करेगा क्लर्क और वो सिट क्लोज टू द एग्जामिनर. इंस्ट्रक्शंस एंड कोड्स भी ताकि वो इजीली हर्ड कर सके, अपने पास में ही बैठाना है. देन सप्लाई ऑफ सर्वे फॉर्म्स, एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए. ठीक है. देन क्लिप्स, शार्प पेंसिल्स, इरेजर, कोडिंग लिस्ट, मेजरमेंट क्राइटेरिया शुड बी अवेलेबल. ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए. अवॉइडिंग ऑफ क्राउडिंग, सब्जेक्ट शुड नॉट बी परमिटेड टू क्राउड अराउंड द एग्जामिनर. एग्जामिनर के पास में सब्जेक्ट जो है वहाँ क्राउड नहीं करना चाहिए. एरिया शुड बी पार्टीशन कर दीजिए. देन हाई नॉइज, लाउड कन्वर्सेशंस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट मे डिस्ट्रैक्ट द एग्जामिनर. ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वे के टाइम पे की जानी चाहिए, जो कि जनरल पॉपुलेशन का एक पार्ट रहता है, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का रहता है. इंस्ट्रूमेंट सप्लाईज कैसी होनी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या होना चाहिए, एग्जामिनर एरिया क्या रहेगा, देन टेबल, प्लेटफॉर्म, सीटिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्वे, देन अवॉइडिंग ऑफ क्राउडिंग, देन अवॉइडेंस ऑफ नॉइज़. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इनमें रहेंगी. और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.